जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। इसका मतलब यह है कि कल हमने पढ़ा था कि हर बॉडी, चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन पे है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, उसके ऊपर एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रही है जो कि उसकी मोशन को कॉज करवा रहा है। या तो उसकी रेस्ट की स्टेट है या मोशन की स्टेट है, जिस भी स्टेट में वो है उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन, ये दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। ठीक है, एक्शन फोर्स हमने क्या पढ़ी थी मोस्टली, वो क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और रिएक्शनल फोर्स जो है वो कोई भी फोर्स हो सकती है जो उसको बैलेंस कर रही होती है, उसके एक्शन फोर्स के ऑपोजिट लग रही होती है। तो टेंशन भी एक ऐसी रिएक्शनल फोर्स ही है जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर तब एक्ट कर रही होती है जब वो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपने वॉल के साथ एक पिक्चर हैंग की हुई है, वो किसी स्ट्रिंग के थ्रू आपने हैंग की होती है। तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, एक तो पिक्चर का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, लेकिन एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि उसको रेस्ट में रखती है। वो रिएक्शनल फोर्स क्या है, वो स्ट्रिंग्स की टेंशन होती है। तो ये टेंशन जो है वो रिएक्शनल फोर्स का ही एक नाम है जो कि वेट के ऑपोजिट लग रही होती है। ये साइड पे डायग्राम बनी हुई है कि एक मैस अटैच किया हुआ उन्होंने एक स्ट्रिंग के साथ, ये रेड कलर की स्ट्रिंग है, और एक मैस अटैच किया हुआ जिसका वेट क्या है, डब्ल्यू। वेट किस तरफ एक्ट कर रहा होता है, डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होता है वो। और ये ऑपोजिट फोर्स उसके जो एक्ट कर रही है, जो इस वेट को क्या कर रही है, रेस्ट में रख रही है, एक ही अपनी पोजीशन के ऊपर वो हेल्ड करके रख रही है, वो क्या है, टेंशन है, जो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि वेट के ऑपोजिट है, और उसको अपवर्ड वो खींच रही है, जिस वजह से वेट जो है वो ये बॉक्स एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। तो इस रिएक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन। इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। कि एक पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस है, उसके दो एंड्स पर दो मैसेज अटैच हैं, मैस ए एंड मैस बी। ठीक है, और वो किसके थ्रू अटैच किए गए हैं, स्ट्रिंग के थ्रू अटैच किए गए हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। ठीक है, और हमने उसकी क्या चीज़ स्टडी करनी है, वर्टिकल मोशन, कि इनका जो वर्टिकल मोशन है वो किस तरह से एक्ट होगा। ठीक हो गया, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2। दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए का मैस क्या है, M1, और बॉडी बी का मैस क्या है, M2। लेट M1 इज़ ग्रेटर देन M2। लेट कर लिया हमने, सपोज कर लिया कि M1 मतलब बॉडी ए का मैस क्या है, ग्रेटर है बॉडी बी के मैस से। The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. The string passes over a frictionless pulley. दोनों बॉडीज़ को स्ट्रिंग्स के एक एक एंड पे अटैच कर दिया और स्ट्रिंग को कहाँ से गुजारें, फ्रिक्शनलेस पुली पे से। तो ये हमें पता है जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होता है वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये बॉडी ये किस तरफ क्या एक्ट कर रही होगी फोर्स, वो बॉडी ए के ऊपर, और ये हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि बॉडी बी ऊपर आ रही होगी और ये बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ जा रही होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, वो बॉडी ए का मैस क्योंकि ग्रेटर है वो इसलिए बी को अपनी तरफ खींचेगी, और ये अपवर्ड जा रही होगी और ये डाउनवर्ड आ रही होगी। नेक्स्ट, द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन। क्योंकि जब ये ए हैवी है तो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए, एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे मूव कर रहा है, इसी एक्सेलरेशन से बॉडी बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, हैंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। टेंशन को यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेंगे टी है, सिंपल। तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है, कोई भी वो फोर्स उसके एक्ट नहीं हो रही स्ट्रिंग के ऊपर, इसलिए यहाँ से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक टेंशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे।
Since the body A moves downwards, hence its weight m1g is greater than tension T in the string. यहाँ पे हमें पता है कि ये बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो डाउनवर्ड तभी मूव कर रही होगी जब इसका वेट जो है, जो कि डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है, तब वेट क्या होता है mg के इक्वल। तो m1 मैच था, यहाँ पे m1g हो गया, w इक्वल्स टू m1g। तो इसका वेट क्या है, ग्रेटर है टेंशन T से, इसी वजह से ये बॉडी क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। अगर तो ये वेट इसके टेंशन के इक्वल होता है तो बॉडी मूव ना कर रही होती, कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी थी इसके अंदर, ठीक है। तो नेट फोर्स भी क्या होगी इसके अंदर, वेट में से अगर हम ये टेंशन निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इक्वल्स टू m1g माइनस टी। m1g क्या है, वेट है। ये कंप्लीट डेरिवेशन है इसके फॉर्मूलाज की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता था नेट फोर्स किसके इक्वल है सेकंड लॉ में, फोर्स F इक्वल्स टू ma के इक्वल है। नेट फोर्स हमने यहाँ निकाल ली थी अभी ऊपर, थी m1g माइनस टी। हमने पुट कर दिया m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, F इक्वल्स टू ma आ गया ये। एज बॉडी B मूव्स अपवर्ड्स हैंस इट्स वेट m2g इज़ लेस देन द टेंशन T। क्योंकि बॉडी B क्या कर रही है, वो अपवर्ड मूव कर रही है, इस वजह से उसकी टेंशन क्या है, ग्रेटर है उसके वेट के रिलेटिव। अगर तो उसका वेट ज़्यादा होता तो वो बॉडी भी क्या डाउनवर्ड मूव कर रही होनी थी और टेंशन जो है वो कम होनी थी, लेकिन वो बॉडी क्या है, यहाँ पे ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये टेंशन जो है स्ट्रिंग की ज़्यादा है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रही है, इसके वेट से ये टेंशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए T माइनस m2g हो जाएगा अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की नेट फोर्स निकालनी हो तो टेंशन में से हम इसका वेट माइनस कर देंगे, हमारे पास इसकी नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स इक्वल्स टू T माइनस m2g। इसको भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर रिप्लेस करेंगे, F इक्वल्स टू ma, T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई है, तो साइमल्टेनियसली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऐड किया है दोनों इक्वेशंस को, 3.6 और 3.7 को, एंड ऐड करने के बाद हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट बनेगा वो क्या है, एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड करनी हो फ्रिक्शनलेस पुली पे, ठीक है, स्ट्रिंग की, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला लाजमी याद रखना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी टेंशन। तो अगर हम 3.7 इक्वेशन को 3.6 इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टेंशन भी फाइंड करने का ये फार्मूला आ जाएगा, जो कि 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g है, ठीक है। इसके बीच में स्टेप है वो इन्होंने नहीं सोल्व किए हुए, आप वो 3.7 को 3.6 से डिवाइड करेंगे तो आप खुद करके चेक कर लीजिएगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये आएगा, ये एक्सेलरेशन का, ये टेंशन का, और ये नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ The above arrangement is also known as Atwood machine। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, एटवुड मशीन के अरेंजमेंट डिस्क्राइब करें, या फिर उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि वर्टिकल मोशन ओवर फ्रिक्शनलेस पुली की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एटवुड मशीन भी कहते हैं। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इट कैन बी यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी। तो इक्वेशन 3.8 के अंदर g को रिप्लेस करेंगे a से, तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस लाजमी आपको याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की, टेंशन की एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ये तीनों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लाजमी याद होनी चाहिए, तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है इनको आपने सॉल्व कर लेना, ये किस तरह से एंड रिज़ल्ट किस तरह से आया ये, ठीक है। बीच में अगर कोई स्टेप आपसे नहीं हो रहा तो वो मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।